Good morning, all students and everyone in this classroom. हम लोग पिछले बार कैली ग्रुप ऑफ मेडिसिन का चर्चा किए थे। आज हम लोग इसके एक महत्वपूर्ण दवा जो आज के समय में काफ़ी उपयोगी है और हम लोग के जीवन के साथ में इनका बहुत अच्छा जुड़ाव है, मैं उसके ऊपर में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और यह दवा है हम लोग का क्लोराइड ऑफ पोटासियम, जिसको कि हम लोग कैलीम्यूर भी कहते हैं। क्लोराइड ऑफ पोटासियम, मैं हमेशा केमिकल नाम की ओर चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि पोटासियम ही इसका केंद्र बिंदु है और क्लोराइड ही इसका केंद्र बिंदु है। तो किसी भी दवा के केंद्र बिंदु पर अगर अपने दिमाग को रखिएगा तो आपको उस दवा का असलियत का और उसका यूज करने का कैपेसिटी आपके अंदर में बढ़ जाता है। ये पोटासियम क्लोराइड यानी कि जिसे हम कैलीम्यूर हम लोग कहते हैं, हम लोग के लिए एक महत्वपूर्ण दवा है। फिर भी इसका क्लिनिकल यूज जो है सो केवल सुसलर के द्वारा दी गई जानकारी है उसके आधार पर है। इसका प्रूविंग जो है सो बहुत ही ज़्यादा और सफलतापूर्वक नहीं किया जा सका है। और सुसलर ने इसको जिस तरह से व्यवहार किया था, डॉक्टर विलियम श्वाब सुसलर का बात में कर रहा हूँ, जो कि बायोकेमिक मेडिसिन के प्रणेता माने जाते हैं, उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर ही हम इस दवा का अध्ययन करते हैं। और इस दवा का जो महत्व उन्होंने कहा, कैटरल अफेक्शंस यानी कि सब एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में जो फाइब्रस से स्राव निकलते हैं, ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स होता है, उसमें इसका प्रधान इफेक्ट्स होता है, मुख्य जगह होता है जहाँ की इसका प्रभाव होता है। यानी कि सब एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स, ये सूजन का जो सब एक्यूट स्टेट है, पूरा तरह से सूजन नहीं है, और जहाँ पर कि ग्लैंडुलर स्वेलिंग की बात आती है वहाँ पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण जो सभी जगह पर दिखलाई पड़ेगा आपको, वह वाइट और ग्रे कोटिंग ऑफ द बेस ऑफ द टंग, सफ़ेद या भूरे रंग का कोटिंग जीभ के जो बेस है, आधार है, उस पर सफ़ेद या भूरे रंग का कोटिंग होगा। और एक्सपेक्टेरोसन जो आपके स्राव निकलते हुआ काफ़ी गाढ़ा होगा उसमें, और खास करके गला में लगता है कि वो फंस रहा है, निकालने में कठिनाई हो रही है, उसमें कंडीशंस के लिए ये बड़ा उपयोगी दवा के रूप में हम लोग के मेट्रिया मेडिका में है। कहा जाता है कि जबकि सेल के एपिडर्मिस पर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं तो हमको इरिटेशन होता है। एपिडर्मिस क्या हुआ? एपिडर्मिस तो बाहरी लेयर कहते हैं ना, सेल के बाहरी लेयर को। अगर वहाँ पर आपको जो वहाँ पर कैल्शियम होते कैलियम होते हैं, कैलियम अगर कम हो जाता है तो इरिटेशन होता है और उससे जो भीतर का जो है वह निकल जाता है और वो बाहरी भीतर का भाग इरिटेशन, और उससे फाइब्रिन जो होता है, जिसको कि हम लोग फाइब्रिन बोलते हैं, वो सफ़ेद रंग का होता है, वह निकल जाता है और वह दिखलाई पड़ता है। इसीलिए इसके कैलीम्यूर के हर एक कंडीशंस में आप जो बाहर अगर उसका स्किन टूटा हुआ है, घाव है या कहीं भी कंडीशंस है, तो उस पर वाइटिश स्पॉट्स, वाइटिश डिस्पोजिशन आपको दिखलाई पड़ता है, जो कि फाइब्रिन का डिपोजिशंस होता है। और यह फाइब्रिन जो है सो आपको इंडिकेट, ये जो है सो पोटासियम क्लोराइड के कारण वह व्यवस्थित था, लेकिन उसके कमी हो जाने के कारण वह एक्सपोज्ड हो जाता है और एक्सपोज्ड हो जाने से वहाँ पर वह दिखलाई पड़ने लगता है। इसके अंदर में जो प्रमुख लक्षण है, अब जब भी आपका कोई ब्रेकअप होता है, जब छिला जाता है, तो उसके ऊपर में जब एक्सपोजर होगा तो आपके अंदर में इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा आते हैं, इरिटेबिलिटी। इसलिए कैलीम्यूर के पेशेंट के अंदर में आपको इरिटेबिलिटी और क्रोध बहुत प्रधानता के साथ में दिखलाई पड़ेगा। खास करके चिंता के साथ में रोगी शाम के समय में चिंतित है, शाम के समय में
या छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाता है, तो वहाँ इस रोगी को इस तरह की इस दवा का हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों को एक बात को हम लोग के दिमाग में आया कि ये फाइब्रिन के एक्सपोजर के कारण जो इरिटेबिलिटी होती है, सरफेस में जो छिलाव आ जाता है और छिलाव पर जो इरिटेशन होता है, उस तरह का भीतर में या कहीं भी जब होगा तो हमारे अंदर में एक इरिटेबिलिटी आती है, जो कि इस दवा का इंडिकेटर बनता है। इस रोगी में एक तरह का डेल्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट पाया गया है ना। शी मस्ट नॉट ईट, मुझे खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्यों नहीं खाना चाहिए नहीं पता है, लेकिन मुझे नहीं खाना चाहिए, खाने से कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा नहीं जानते, है ना। इनको एक मन में एक धारणा हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि खाने से मेरे समस्या बढ़ जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट ये है जिससे कि ये हमेशा खाने को नकारते हैं। आप आइएगा, एक बीमारी है जो कि खास करके लड़कियों में इस सब में ज़्यादा देखा जाता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, है ना। एनोरेक्सिया नर्वोसा का होता है कि भूख नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है भूख? क्योंकि भूख उसको रहता है कि अगर कुछ खाएंगे तो हमारा शरीर जो है सो बढ़ जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे, हमारे अंदर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये कारण से लोग खाने के प्रति मानसिक रूप से भूख खत्म हो जाना, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से जो भूख खत्म हो जाती है उसको हम लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा के नाम से जानते हैं। और यह फियर जो है सो एक इम्पॉर्टेंट फियर के रूप में इस मेडिसिन के अंदर में पाया जाता है। तो छात्रों, हम लोग इरिटेबिलिटी, एंगर एंड डेल्यूजन जो है सो इसका एक सेंट्रल पॉइंट बनता है इसके प्रिस्क्राइबिंग के लिए। और इसके कारण क्या होगा, इसके माइंड में डलनेस बना रहेगा, मेंटल एक्साइटमेंट रहेगा और हर एक चीज से असंतुष्ट और हमेशा जल्दी निराश हो जाएंगे। असंतुष्टि का भाव इनके ऊपर में बहुत ज्यादा प्रधान होता है। ये संतुष्ट नहीं होते हैं, किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ये खास करके माइंड के डलनेस के कारण, माइंड एक जगह पर बंधा हुआ है और जब बंधा हुआ रहेगा तो आप किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आपकी संतुष्टि नहीं पूरी होगी, आपको संतोष नहीं मिलेगा। तो यह असंतोष का जो है उसको खत्म करने के लिए भी हम लोग इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस समय में इनको किसी भी तरह के खुशी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो हमें दिमाग वहाँ बंधा हुआ है वह चाहिए, और वह इंडिफरेंसेस टू ऑल प्लेजर, न संगीत सुनना है, न खेलना है, न किसी चीज से चिड़चिड़ापन रहेगा, अपने में ही व्यस्त रहेंगे। और यह एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना बनता है और एक पागलपन की स्थिति होती है, जीवन एक बोझ जैसा बन जाता है और यह व्यक्ति अधिकांशतः आपको मैंने चुप रहने की प्रवृत्ति बन जाते हैं, अपने में खो जाते हैं, अपने में खो जाते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण सिम्टम्स इसके अंदर में है। और इसका जो इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं ये मैनिएटिक सिम्टम्स है, और ये जो कि ऑब्स्टिनेट, इनको जिद्दी बनाए रखता है, रेस्टलेस और सैडनेस के साथ में बना रहता है। तो ये मेंटल स्टेट पर जो इरिटेशन जो है, जब वह एब्स्टिनेसी को ले ले, एक फिक्सेशन को ले ले, तो यह आपको सिजोफ्रेनिक स्टेज में की बात आती है। तो वहाँ पर कैलीम्यूरिटिकम का स्थान हम लोगों के लिए उपयोगी हो जाता है। ये पेशेंट जनरली मैंने बताया कि साइलेंट रहते हैं और अकेले में चुपचाप बैठे रहते हैं, बोलते नहीं है, टैसिटर्निटी है ना, नहीं बोलने को हम लोग बोलते हैं टैसिटर्निटी। इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है। लेकिन जो आदमी बोलता नहीं है, कभी बोलेगा क्या? हाँ बोलता है। कब बोलता है? नींद में बोलता है। ये आदमी ऐसे नहीं बोलता है, जगे हुए में नहीं बोलता है, ये आदमी नींद में बोला करता है। ये कैलीम्यूर का प्रमुख लक्षण है कि जागे हुए में कम बोलता है और नींद में ज्यादा बोलता है। तो आप किसी आदमी को देखते हो कि रात में सोए हुए हैं, बड़बड़ा रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, पूरा भाषण दे रहे हैं या कोई घटना का विवरण का ये कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको इस दवा को सोचने के लिए आपके लिए एक अवसर मिल जाता है। इसमें जो
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जनरल सिम्टम्स है वह अनकॉन्शियसनेस है ना। अनकॉन्शियसनेस ब्रेन के और खास करके मेनिंजियल डिजीजेज में, जहाँ की मेनिंजेज प्रभावित हो, ब्रेन का जो कवरिंग्स है मेनिंजेज उसको जो प्रभावित हो और ब्रेन का, तो वहाँ पर और मेनिंजेज में इन्फ्लामेशन हो तो वहाँ पर उसके कारण आपको बेहोशी आ जाता है। उसमें हम लोग इसको सोचते हैं। और वर्टिगो व्हेन राइजिंग और स्टूपिंग, चक्कर आता है, उठने बैठ करके उठने लगते हैं, तब आगे झुकने पर चलने पर जब चक्कर आता है तो हम लोग इस दवा को सोचा करते हैं। इसका मैंने बताया जितने भी डिस्चार्जेज होंगे वो व्हाइट कलर का होगा, सफेद रंग का होगा और चिपचिपा होगा, गाढ़ा होगा और वो लसलसादार होगा, स्टिकी, थिक और सिक्रेशंस होगा। कहाँ से? आँख से हो सकता है ना। आँख का जो ये है निकलता है, सवेरे में देखते हैं गाढ़ा व्हाइट कलर का जमा है। कान में निकलता है, पस निकलता है, येलो है। नाक से निकलता है, जीभ का जो है वो है डैंड्रफ्स, व्हाइट डैंड्रफ्स, लिकोरिया, व्हाइट डिस्को लिकोरिया, मिल्की लिकोरिया। खखार निकलता है, वह चीज के जैसा लंप होता है, लगता है कि टॉन्सिल से निकल रहा है। तो जब भी सफेदी देखो तो हम लोग कैलीम्यूल को सोचो। जहाँ भी व्हाइटनेस की चर्चा हो वहाँ कैलीम्यूल को सोचो। ऐसा हम लोगों को दिमाग दवा को याद करने के लिए हमको सहूलियत होगा। जहाँ भी इरिटेशंस की बात हो और इरिटेशंस में वह अपने को बांध देने की बात हो, हम लोग सोच सकते हैं कैलीम्यूरिटिकम को, है ना। तो ये, लेकिन हाँ, ये दोनों साथ साथ आ रहा है तो सोने में सुहागा हो जाता है। आप उसको ज़्यादा सटीक दवा हो जाता है, क्योंकि एक लक्षण से हम लोग दवाई नहीं दे रहे हैं, हम लोग टोटलिटी में दवा दे रहे हैं। और टोटलिटी में दवा देने के लिए हमको उसके विशेष कई एक लक्षणों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। दूसरा चीज जो है, इसके जो टफनेस, कहीं पर भी टफ दिखलाई पड़े, फाइबर टाइप जैसा, अगर छूने से आपको वहां पर टफ जैसा दिखलाई पड़े, डिस्चार्जेज है, तो खास करके कोई हार्ड स्वेलिंग है और वह लगेगा कि टफ है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं ट्यूमर हो, ग्लैंड हो या टॉन्सिल हो। टॉन्सिल भी टफ है तो वहाँ भी आपको जैसा दिखलाई पड़े, और जिससे कि ब्लड का क्लॉट के जैसा दिखलाई पड़े, तो ये एक्सीड्यूशन, ये इस तरह का टफ टाइप का दिखलाई पड़े, तो उसे हम लोग कैलीम्यूर के विषय में हम लोग सोच सकते हैं। इसे माना गया है, सुसलर ने, खास करके क्लार्क ने कहा है कि यह चीफ रेमेडी इन एपिलेप्सी, मिर्गी के रोगी के लिए यह चीफ रेमेडी है, प्रमुख दवा है, ऐसा डॉक्टर क्लार्क ने, आपने क्लार्क का, हेनरी क्लार्क का नाम सुना होगा, उन्होंने अपने मेट्रिया मेडिका में, डिक्शनरी ऑफ क्लिनिकल मेट्रिया मेडिका में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सुसलर स्पेसिफिक और चीफ रेमेडी इन एपिलेप्सी, स्पेशली इफ ऑकरिंग विथ और आफ्टर सप्रेशन ऑफ एक्जिमा और अदर इरप्शंस। कभी एक्जिमा या किसी इरप्शंस के बाद में अगर खास करके अगर एपिलेप्सी आता है, उसके अलावा भी एपिलेप्सी के कंडीशंस में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे एपिलेप्टिक कंडीशंस को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इंड्यूरेशंस, यानी कि वृद्धि, किसी भी टिश्यू का वृद्धि हो जाना, बढ़ जाना, है ना। कहीं भी टिश्यू का बढ़ना देखिए, और हेवीनेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और भारीपन जैसा दिखलाई पड़े, ग्लैंड्स में होगा, मसल्स में होगा, इन्फ्लामेशन होगा, है ना। निमोनिया के बाद में आपका लंग्स भारी लगेगा, और उसके साथ में अत्यधिक कमजोरी, उसके साथ में अत्यधिक कमजोरी इस दवा की प्रधानता है। नेक्स्ट, इसके कई एक पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। कफ इफेक्टिंग द आई, खांसी के समय में लगता है कि आंख बाहर निकल जाएगा, है ना। खांस रहे हैं तो आंख लगता है कि बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ भी प्रोट्रूजन में भी आपको बढ़ा हुआ दिखलाई पड़ रहा है। कफ सेंसेशन एज इफ आई वुड बी फोर्स्ड आउट ऑफ द हेड, खांसी होता है तो लगता है कि आंख जो है सो यहाँ से निकल करके, इस ऑर्बिट से निकल करके बाहर की ओर चलाएगा, है ना, बाहर। तो यानी कि जब भी कोई बाहर निकलने की बात आती है तो वहाँ हम लोग इस दवा को सोच सकते हैं।
वैक्सीनेशन के बाद में अगर स्किन का इरप्शन हो, वैक्सीनेशन, आजकल वैक्सीन का बहुत जमाना है, वहाँ एक्जिमा हो जाए, स्किन डिजीज हो जाए, तो वहाँ हम लोग इस दवा के विषय में सोच सकते हैं। फैटी फूड, आप कहीं पर शादी विवाह में गए, काफ़ी भोज भात में खाना खाए और खाना में काफ़ी तेलीय खाना था और उसके बाद में आपको डायरिया होने लगे। फैटी फूड के बाद में डायरिया, वैसे पल्सेटला भी आता है, लेकिन पल्सेटला में आपको इस तरह का प्रोट्रूजन नहीं दिखलाई पड़ेगा, उसके अंदर में एक इंटरनलाइजेशन दिखलाई पड़ेगा। लेकिन कैलीम्यूर जहाँ की प्रोट्रूजन की बात आएगी, लगेगा कि पैखाना का रास्ता ही बाहर निकल रहा है, तो वो आपको कैलीम्यूर का स्थान बनता है। डिफनेस फ्रॉम स्वेलिंग ऑफ स्टिचियन ट्यूब, कानों में जो स्टिचियन ट्यूब होता है उसके सूजन के कारण, उसमें सूजन के कारण सुनाई कम पड़ना, है ना, कम सुनने का कंडीशंस में भी इसको इस्तेमाल होता है। ग्लैंड्स के स्वेलिंग में, नाक के स्वेलिंग में, कहीं भी स्वेलिंग में आपको इस तरह का दिखलाई पड़ता है। और खास करके जब आपका कहीं पर कुछ बझा हुआ हो, कहीं पर कुछ अटका हुआ हो, उस समय में इसे प्राथमिक रूप से देखा जा सकता है। कानों में कुछ ग्लू के जैसा जमा था, लगता है कि कुछ गोंद के जैसा है, इसे हम लोग कहते हैं। और खांसने के बाद में आँख के सामने में तारा के जैसा दिखलाई पड़ता है ना, ऐसा लगता है कि लाइट जो है तो ऐसे करके निकल रहा है। ऐसे कंडीशंस में भी आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में आता है। टॉन्सिलाइटिस, व्हेन पेशेंट कैन ओनली स्वॉलो बाय ट्विस्टिंग हिज नेक, वैसा टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल बढ़ा हुआ है लेकिन खाना खाएगा कैसे, खाना ऐसे सीधे करके नहीं खा सकता, लेकिन गर्दन टेढ़ा करके वो अपना खाना खा ले सकता है ना। टॉन्सिलाइटिस व्हेन पेशेंट कैन स्वॉलो बाय ट्विस्टिंग हिज नेक, नेक को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, थोड़ा सा तिरछा करेगा तो वह खाना को खा सकता है। एस्थमा एंड गैस्ट्रिक सिम्टम्स, एस्थमा एंड गैस्ट्रिक सिम्टम्स, इसके अंदर में एस्थमा और गैस्ट्रिक सिम्टम्स है। छात्रों, मैंने आपको बताया था, कैली जब मैंने बताया था, कहा कि ये बड़ा रिजिड टाइप के पर्सन होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं और डाउन टू द अर्थ रूटीन वे में होते हैं। ये रूटीन और डाउन टू द अर्थ की बात यहाँ भी लागू होती है ना। इसके जगह पर इसके हर एक जो मानसिकता में रिजिडिटी है, इसके रूटीन में रिजिडिटी है, ये समय को इधर से उधर नहीं हो सकते हैं, ये सभी जगह पर इनके साथ में रिजिडिटी दिखलाई पड़ेगा। यह कैली का जो प्रधानता है वह यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ रहा है। इसको कैली के अंदर में जो हम लोगों ने सभी बहुत सारे लक्षणों को देखा था, उसके अंदर में जो डिस्चार्जेस का कलर देखा था, उसके हम लोगों ने मेंटल स्टेट्स को देखा था और उसके प्रवृत्ति को देखा था। ब्लैक एंड व्हाइट की बात उन्होंने हम लोगों ने सोची थी, सही और गलत का हमेशा रेगुलेशन के हिसाब से चलने का बात देखा था। वह कैली का के अंदर में भी, कैलीम्यूर के अंदर में वह समाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और आप उसका है। जब भी आप कैलीम्यूर को पढ़ो तो कैली के जो लक्षण, मेन लक्षण है, उसको भी साथ में लेकर के चलो और वहाँ पर जो मैंने ये लक्षण बताए उसको जोड़ो और जोड़ करके आप कैलीम्यूर बनाओ। ठीक है, मैं एक पार्ट बोला कि कैली का पार्ट और म्यूर का पार्ट और जो यहाँ पर्टिकुलर मेडिसिन का जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है मैं यहाँ पर लेकर के बता रहा हूँ और आप इसको देखिएगा तो आपको इससे समझ में आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण होता है, चेहरे पर नक्शा बना हुआ है, सॉरी जीभ पर, है ना। ऐसा एक कोई भारत का नक्शा नहीं, कोई भी नक्शा किसी भी तरह का, इसको देखने से आपके मन में ऐसा लगेगा कि वहाँ पर एक दाग टाइप का है, चपटा कहीं पर है और ये है। और टॉन्सिल जो होते हैं उसे जब खांसते हैं तो उसे लंपी चीजी तरह का लंप निकलता है और यह फैटी फूड के कारण, इंडाइजेशन और फैट फूड के कारण ये दिखलाई पड़ता है। इसे इस तरह के रोगी को खास करके कोल्ड ड्रिंक्स और विनेगर से ज़्यादा प्रिय है। फैट और कोल्ड ड्रिंक से इसके कष्ट बढ़ जाते हैं और पेस्ट्री से कष्ट बढ़ जाते हैं, रिच फूड से इसके कष्ट बढ़ जाते हैं।
इस दवा का जो मुख्य प्रभाव क्षेत्र है, यहाँ पर यह काम कर सकता है, वह है एपिथेलियल थ्रोट, एपिथेलियल टिश्यू, कहाँ के? थ्रोट स्ट्रेचियल ट्यूब मिडिल ईयर के, म्यूकस मेम्ब्रेन ग्लैंड्स पर, ऑसिपुट में, मसल्स में, जॉइंट्स एंड सोल्जर्स राइट पे और राइट साइड और लेफ्ट साइड में, दोनों जगह पर ये पाया जाता है। इसके मॉडलिटीज जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट मॉडलिटीज है। इनके कष्ट जो हैं सो ओपन एयर में बढ़ते हैं, इनके सभी कष्ट ओपन एयर में बढ़ते हैं। ठंडा पानी से कष्ट बढ़ता है, ड्राफ्ट डैम्पनेस से इसका कष्ट बढ़ जाता है, स्प्रेन से, फैट रिच फूड ड्यूरिंग मेंसेस इसके कष्ट बढ़ते हैं। इनके कष्ट को जो आराम मिलता है वह कोल्ड ड्रिंक से मिलता है, रबिंग से आराम मिलता है, और पैर बालों को लटका करके बैठने से, पैर को लटका करके बैठने से इसके कष्ट को आराम मिलता है। इसका जो मुख्य न्यूक्लियस है सिम्टम्स, माने केंद्र बिंदु है, मैंने कहा अभी आपको मैंने बताया, जहाँ भी सफ़ेदी देखो, जहाँ भी थिक डिस्चार्ज देखो, वहाँ पर आप कैलीम्यूर को सोचो। जहाँ भी आप टफनेस देखो, कड़ापन देखो, लगे कि कड़ा है और वो दबाने में दिक्कत हो रही है, तो उस पर आप कैलीम्यूर को सोचो। डिफनेस फ्रॉम स्ट्रेचियल ट्यूब और कैटार, वहाँ पर आप कैलीम्यूर को सोचो। टॉन्सिलाइटिस, वाइट कोटिंग ऑफ द टंग जहाँ दिखलाई पड़े, वहाँ आपको ये देखना है, और जो कि ट्विस्टिंग करके नेक को देखते हैं तो उसे आराम मिलता है, यह इसके लिए प्रमुखता है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने कैलीम्यूर को देखा। ये छोटी सी दवा है, मैं इसके विषय में आज बहुत विशेष लक्षण आपको मैंने शॉर्ट में इसको बनाने का कोशिश किया था, जिससे कि आप इसको और भी इसको समझ पाएँ। लेकिन जब मैं आपको यह जो हिंट्स दिया हूँ आपको, कि जब भी कैलीम्यूर को आपको देखना हो तो कैली ग्रुप को आप देखें, और क्लार्क के डिक्शनरी में, क्लार्क के मेट्रिया मेडिका में आप क्लार्क के मेट्रिया मेडिका में आप जरूर से एक बार इसका अध्ययन कीजिए। आपको इसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा, और ख़ास करके इसे हम लोग प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में भी यूज करते हैं। आज के समय में यह चूँकि बॉडी के टॉक्सिसिटी को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, और बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाने में मदद करता है। इसलिए कैलीम्यूर को एक जनरल प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में माना जाता है। आपके इम्यूनिटी को, आपके अंदर से टॉक्सिन्स को निकाल करके, शरीर से टॉक्सिन्स को निकाल करके आपके इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, ऐसा इसे माना जाता है। इसलिए आप इसे एक प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन के रूप में, जब भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जैसा बीमारी हो, तो उस समय में यह नहीं सोचना है कि मुझे क्या करना है, कैलीम्यूर को आप दे सकते हैं। कैलीम्यूर के लो पोटेंसी में रिपीट करके देंगे तो वह सिचुएशंस को इम्प्रूव करता है। खास करके आपको चिकन पॉक्स, मिजल्स जैसे कंडीशंस में, अभी के कोरोना वायरस के समय में भी आपको बहुत सारा जो कहा गया इसके लक्षण होते हैं, थिक डिस्चार्जेज होते हैं, है ना। थिक डिस्चार्ज, गले में लगता है कि कुछ फंस रहा है, कुछ गाढ़ा चीज जमा हुआ है, यह आपको मैंने बताया थिक डिस्चार्जेज, गला में फ्लेम्स, यह आपका कैलीम्यूर के लिए एक इम्पॉर्टेंट अध्ययन बनता है। तो आज के साथ ये छोटी सी दवा के साथ छोटा से समय में, कम समय में मैं आपको इस मेडिसिन को बताने का प्रयास किया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह आप इसे उपयोगी पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरी दवा को फिर पढ़ेंगे। आज के लिए आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।